हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने वल्गेरिस, असेसमेंट ऑफ एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने या मेडिकल मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्ने वल्गेरिस के बारे में पढ़ा था, कुछ पैथोफिजियोलॉजी हमने उसकी देखी थी, उसके पैथोजन देखे थे, कॉज एंड रिस्क फैक्टर देखे थे। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। इसका पार्ट सेकंड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है रेड सा, उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। द डायग्नोसिस ऑफ एक्ने इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एविडेंस ऑफ लेसन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्ने एंड एज। अब देखो, सबसे पहले तो आप खुद सोचो कि अपन एक्ने का असेसमेंट या फिर डायग्नोसिस है वो कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो अपन उसकी एज देखेंगे कि वो एज कौन सी एज के अंदर है। एडोलेसेंस वाली एज के अंदर है, यानी 12 से 35 साल के बीच में है, यंग अवस्था युवा अवस्था में है या नहीं है ना। उसके यदि उस अवस्था में है या उस एज में है तो उसके बाद अपन उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब मिड फेशियल जो एरिया है इस वाले एरिया को देखेंगे अपन। उसके यहाँ पे एक्ने हो रखे हैं या फिर पिंपल्स पेस्टल वगैरह कुछ बन रहा है या फिर कुछ फॉर्म हो रखा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, और जो लेडीज़ है या फिर वुमेन्स हैं उनसे अपन पूछेंगे कुछ दिन पहले आपने मेकअप या फिर कुछ इस तरीके के ट्रीटमेंट करवाए थे फेस पे, जिसकी वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। ठीक है, द पर्सन ऑफ द टिपिकल कॉम्बिडेंस अलॉन्ग विथ एक्सेसली ऑयली स्किन इज कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये वाला जो एरिया होता है ना, मिड फेशियल वाला, इस एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। यहाँ से आपने काफ़ी बार फील किया होगा कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन होती है। ठीक है, तो ये ऑयली स्किन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्ने के लिए, ये अपन चेक कर सकते हैं। ऑयलीनेस इज मोर प्रिमिनेंट मिड फेशियल एरिया, अदर पार्ट्स ऑफ फेस में अपीयर ड्राई। ये वाला एरिया काफ़ी ड्राई रहता है, पर ये वाला मिड फेशियल वाला एरिया है ना, ये नाक से इधर नोज से इधर वाला एरिया, ये काफ़ी ड्राई ऑयली रहता है। तो ये अपन चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं अपन, when there are numerous lesions, some of which are open, person may exclude a distinct sebaceous order। कोई इसमें sebaceous gland में कोई ऑर्डर तो नहीं आ रखा है। बायोप्सी ऑफ लेसन सेल्डम नेसेसरी एट डिफेंटिव डायग्नोसिस। बायोप्सी करा के लेसन करा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ असेसमेंट और डायग्नोसिस हो गए हमारे एक्ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करने से पहले अपन उसके कुछ गोल्स देखेंगे कि गोल्स क्या है उसके। ठीक है, किसी को मेडिकल मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए अपन कोई गोल्स फिक्स करेंगे, उस गोल्स को अचीव करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए कुछ गोल्स हैं, वो देखते हैं अपन पहले। टू रिड्यूस बैक्टीरिया कॉलोनीज। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जो बैक्टीरिया प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने था उसकी कॉलोनी डेवलप ना हो, उसकी कॉलोनी ग्रो ना करे। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करेंगे। डिक्रीज सबीसियस ग्लैंड एक्टिविटी। जो सबीसियस ग्लैंड की एक्टिविटी थी वो हाई हो चुकी थी, कि जिससे मतलब सीबम का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो उसको प्रोडक्शन को कम करने के लिए, सीबीएस ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए भी अपन उसका गोल फिक्स करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट फॉलिकल्स फॉर्म। जो फॉलिकल्स फॉर्म हो रही थी उसको बंद करने, इसको कम करने के लिए कार्य करेंगे काम करेंगे। बिकम प्लग्ड, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, कॉम्बैट सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से रोकेंगे। ठीक है, प्लग जो अपने प्लग जम रहा था उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे मैंने बताया था पिलोसेबेसियस ग्लैंड के अंदर पिलोसेबेसियस ग्लैंड स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर सीबम ग्लैंड थी, और जो आपके फॉलिकुलर था वो हेयर फॉलिकल था, वो उसके प्लग होने की वजह से ही जो एक्ने थी वो डेवलप हो रही थी। एक्ने वल्गेरिस था जो डेवलप हो रहा था, तो उसको अपन कम करेंगे, प्लग को हटाने की कोशिश करेंगे, प्लग नहीं जमे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं अपन, कई बार फेस वॉश भी करते हैं, माइल्ड सोप से फेस वॉश से वॉश करते हैं जिससे ऑयल ना रहे, ऑयल फ्री रहे अपनी स्किन, वो भी एक काम करते हैं। तो और देखते हैं मिनिमाइज स्कारिंग एंड एलिमिनेट फैक्टर्स द प्रीडिस्पोज द पर्सन ऑफ टू एक्ने। जो कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए, जिनको अचीव करेंगे अपन मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं क्या है मेडिकल मैनेजमेंट। The therapeutic regimen depends on the type of lesion, example comedons, papule, pustule, cyst। ये ठीक है, इनको कम करना है। और the duration of treatment depends on the extent severity of the acne। जो ड्यूरेशन और की थेरेपी, मतलब ट्रीटमेंट की जो थेरेपी अपन ले रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो सीवियरिटी पे डिपेंड करेगी कि कितना सीवियर है उसका केस। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे, वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे, उनसे भी ज़्यादा सीवियर केस हो सकते हैं। तो उसे जो आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट और जिसकी जो ड्यूरेशन है वो तय करते हैं। ठीक है, इन सीवियर केसेस ट्रीटमेंट में एक्सटेंड ओवर ईयर्स, काफी साल तक चल सकता है सीवियर केसेस में। देयर इज नो प्रेडिक्टेबल क्योर फॉर द डिजीज बट कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज आर अवेलेबल दैट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल इट्स एक्टिविटी।
कोई स्पेशली कोई मेडिसिन नहीं है जिससे इसको कम किया जा सके, पर कॉम्बिनेशन जैसे बेंजोल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, कुछ विटामिन से, इनके कुछ कॉम्बिनेशन है जिनको काम में लेके अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक एक क्या क्या है। पहले तो देखो न्यूट्रिशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट में 3 चीज़ पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन है, हाइजीन थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में अपन 2 पढ़ेंगे, टॉपिकल थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी, यानी एक तो लगाने वाला और एक ऑरली लेने वाला। ठीक है, तो ये कुछ है, इनको शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन एंड हाइजीन थेरेपी। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन थेरेपी में अपन क्या ही कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फूड और फूड प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड flare up of acne such as chocolate, cola, fried foods of milk products should be promoted। तो इसमें क्या होता है कि अपन जो चॉकलेट, कोका कोला, ये फ्राइड फूड्स होते हैं, जो ऑयली सामान होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, ये कुछ अपने जो एक्ने होते हैं ना, इनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इनको रोकना है इनके लिए। ठीक है, इनको मतलब अवॉइड करना है, एक्ने लेना नहीं है इस टाइम पे। जिस टाइम पे टीनेजर्स वाली एज में, जो एडोलसेंस वाली एज में यदि आपके एक्ने डेवलप हो रहे हैं, तो ये आपको कोला, फ्राइड राइस, चॉकलेट, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह कम यूज में लेना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन इक्विपाइज द इम्यून सिस्टम फॉर इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। ठीक है, अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको ना हो सके, बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो सके, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर माइल्ड केसेस ऑफ एक्ने वॉशिंग ट्वाइस ईच डे विथ क्लीनिंग सोप मे बी ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। माइल्ड सोप होते हैं, उनसे रिलीज अपने जो फेस है इसको 2 बार दिन में 2 बार साफ करना है। जैसे कि फेस वॉश से साफ करते हैं कई लोग, तो उसको साफ करना है, मतलब 2-3 बार धो लेना है एक दिन के अंदर। ठीक है, ऑयल फ्री कॉस्मेटिक एंड क्रीम शुड बी चूज। यदि आप कॉस्मेटिक यूज में लेते हो तो ऑयल फ्री कॉस्मेटिक, ऑयल फ्री क्रीम्स यूज में लेनी है। These products are usually listed as useful for acne prone skin। जो ये ऑयली वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऑयली जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये एक्ने को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनसे ज़्यादा एक्ने डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। उसमें फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में अपन देखेंगे टॉपिकल थेरेपी। जैसा आपको दिख रहा है टॉपिकल थेरेपी, तो देखो सबसे पहले तो मैंने कुछ टॉपिकल्स में इसमें जो ट्रीटमेंट्स में काम में ले जाने वाले, जो थेरेपी में काम में ले जाने वाले जो ट्रीटमेंट्स है, उनको मैंने इंक्लूड किया। देखो जैसे बेंजोल पेरोक्साइड है, बेंजोल पेरोक्साइड वॉश या फिर जेल दोनों में आता है। वॉश यानी धोने के लिए, जेल लगाने के लिए आता है। बेंजोल पेरोक्साइड एंड एरिथ्रोमाइसिन, बेंजोमाइसिन जेल, रेसिक्रोनॉल, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, टेरेटोनाइन, यही विटामिन ए का होता है। ठीक है, रेटिन ए और अदर कॉमेडोजेनिक्स, ये कुछ दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, अपन सिर्फ देखेंगे बेंजोल पेरोक्साइड देखेंगे, अपन रेटिन ए देखेंगे, या फिर टेरेटोनाइन, या फिर विटामिन ए, ये देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेंजोल पेरोक्साइड। ओवर द काउंटर एक्ने मेडिकेशन कंटेन आइदर सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड, बोथ ऑफ विच आर वेरी इफेक्टिव एंड रिमूविंग सच सेबेसियस फॉलिकुलर प्लग्स। जो सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड जो होता है, ये दोनों एक साथ काम करते हुए अपने फॉलिकुलर प्लग्स जो जम जाते थे उनको हटाने का, मतलब एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है दोनों का, जिनसे अपन प्लग्स है जो और अपने जो एक्ने का ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज में लेने वाले बेंजोल पेरोक्साइड, अपने जो फेस वॉश या फिर अपने क्रीम्स वगैरह जो आती है, क्लीन एंड क्लियर वगैरह, ये इतनी सारी जो आती है, इनके अंदर मैक्सिमम शायद बेंजोल पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे क्या कह रहा है। हाउएवर द स्किन सम पीपल इज सेंसिटिव टू दीज प्रोडक्ट्स which can cause irritation of excessive dryness especially when used with some prescribed topical medication। कई बार क्या होता है कि जो बेंजोल पेरोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड होता है, इनके प्रति अपनी जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। जो सेंसिटिव अपने जो कई बार इरिटेशन करने होने लग जाती है, यानी खुजली ज़्यादा होने लग जाती है, या फिर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें अपन को देखना पड़ता है कि कौन सी ट्रीटमेंट को या फिर कम करना पड़ता है या फिर अपन को उस ट्रीटमेंट को छोड़ना पड़ता है। तो देखते हैं, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू डिसकंटिन्यू यूज द प्रोडक्ट सीवियर इरिटेशन अकर्स। यदि सीवियर इरिटेशन हो रही है तो आपको डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी कि हफ्ते में 3 बार ऐसे कुछ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेंजोल पेरोक्साइड प्रिपरेशन आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस ए रैपिड सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी लेशंस
दे डिप्रेस सीबम प्रोडक्शन एंड प्रमोट ब्रेक डाउन कैमिडोप्लक्स एंड हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है वो दिखाते हैं। जो अपनी कैमिडोप्लक्स जम रहा था उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। सीबम के प्रोडक्शन को कम करेंगे। बेंजोल पेरोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड, मतलब अब सैलिसिलिक एसिड को हटाते हैं, केवल बेंजोल पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो बेंजोल पेरोक्साइड जो क्या करता है, कैमिडोप्लक्स को हटा देता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है अपनी, और जो अपने सीबम प्रोडक्शन उसको कम करता है, और जो अपने प्लग जम रहा था उसको हटा देता है। इनिशियली बेंजोल पेरोक्साइड कॉज रेडनेस एंड स्केलिंग बट स्किन यूजुअली एडजस्ट क्विकली टू इट्स यूज। तो अपने जो स्किन होती है ना, शुरू में तो रेडनेस और इरिटेशन शो करती है इसके बेंजोल पेरोक्साइड के प्रति, पर कुछ दिन बाद अपने आप वो एडेप्ट हो जाती है स्किन इसके यूज के लिए, ठीक है। जल्दी, बहुत जल्दी एडेप्ट होती है। टिपिकली द पेशेंट अप्लाइज जेल और बेंजोल पेरोक्साइड वंस डेली। जो बेंजोल पेरोक्साइड का होती है उसकी या तो जेल दिन में एक बार या फिर वॉश करना है 2 बार, ठीक है। इस तरीके से यूज में लेना है, ठीक है। इन मैनी इंस्टेंस दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट नीडेड। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए या फिर टेरोटोनाइन, ठीक है। विटामिन ए एसिड अप्लाइड टॉपिकली इज यूज्ड टू क्लियर क्रिएटिनिन प्लग्स फ्रॉम पिलोसेबेसियस डक्ट। जो पिलोसेबेसियस डक्ट थी यानी पिलोसेबेसियस यूनिट थी यहाँ पे सीबम सीबीएस ग्लैंड और फॉलिकल आपके हेयर फॉलिकल था, उसमें क्रिएटिनिन कई बार क्रिएटिनाइजेशन होता है। तो क्रिएटिनाइजेशन को हटाने के लिए हम विटामिन ए टेरोटोनिन अप्लाइड करते हैं, ठीक है। द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट सिम्टम्स में रोशन खराब हो सकते हैं ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ थेरेपी बिकॉज इन्फ्लामेशन इरिथ्रमा एंड पीलिंग में अकर। इनके द्वारा जो इरिथ्रमा है और पीलिंग है वो होती है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, तो इसके जो इफेक्ट है वो खराब हो सकते हैं, तो उसको पेशेंट को पहले बता देना है। The patient continues against sun exposure while using the this topical medication because it cause an excessive sunburn। मतलब क्या होता है, अपन जब इस टेट्रानिन को लगा रहे हैं तो अपन को बाहर नहीं जाना है, सनलाइट की तरफ वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि सनबर्न हो सकता है, ठीक है। जल सकता है, चेहरा थोड़ा काला काला पड़ सकता है, इसके लिए अपन को बाहर नहीं जाना है, सूर्य की रोशनी में नहीं जाना है, विटामिन डी लेने नहीं जाना है। विटामिन ए लगा रहे हैं और विटामिन डी लेने नहीं जाना है बाहर, ठीक है। पैकेज इंसर्ट डायरेक्शन शुड बी फॉलोड केयरफुली। इंप्रूवमेंट में टेक 8 to 12 वीक टाइम लेता है, ठीक है। 8 से 12 सप्ताह तक ले सकता है। फिर अपन देखते हैं टॉपिकल एंटी कौन सी है जो चेहरे पे लगा सकते हैं एंटीबायोटिक्स, वो देख लेते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर एक्ने इज कॉमन। टॉपिकल एंटीबायोटिक सप्रेस बैक्टीरियल growth, reduce superficial free fatty acid level, decrease comedones, papules and pustule and produce no systemic side effect। तो अपनी टोप्रोमाइसिन वगैरह इस तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं, या फिर अपने बोरोप्लस मान लें, इस तरीके की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको यूज़ में लेते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स चेहरे पे लगाने के लिए, अपने फेस पे लगाने के लिए, टू रिड्यूस सुपरफिशियल फ्री फैटी एसिड लेवल, डिक्रीज कोमेडोन्स जो कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर थी जो अपने बन रही थी पिलोसेबेसियस स्ट्रक्चर में, जब आपके बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई थी उसके बाद में वर्म लाइक स्ट्रक्चर कोमेडोन्स बन रही थी, उनको रिड्यूस करने के लिए, पेप्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए, पिस्टल को रिड्यूस करने के लिए, और इसके कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, सिस्टमिक थेरेपी देखेंगे। सिस्टमिक थेरेपी में केवल अपन इसके जो कुछ ड्रग्स हैं उनको ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली अपने काम आता है टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी अपन थोड़ी डीप में पढ़ लिया, अपन सिस्टमिक थेरेपी में केवल ड्रग्स देखेंगे और सर्जिकल थेरेपी देखेंगे, ठीक है। तो सिस्टमिक थेरेपी में देखो ऑरल एंटीबायोटिक एजेंट दे सकते हैं, जो कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन जिसको विब्रामाइसिन बोल सकते हैं, मीनोसाइक्लिन, प्रोलोप्रिन और सल्फनामेथाजोल एंड बैक्टीरियम, ये कुछ ऑरल ड्रग्स हैं जिनको अपन दे सकते हैं, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स हैं जो अपन वुमेन्स के लिए देते हैं, या फिर एंड्रोजन्स वाले जो टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, उनको केवल वुमेन्स के लिए देते हैं, मेंस को नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि जो उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं कई मेंस में, जैसे ब्रेस्ट का बाहर आ जाना, इस तरीके से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। इसलिए जो अपने को ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर जो अपने एंड्रोजन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं वो मेल को नहीं देने, केवल वुमेन्स में सीवियर कंडीशन में देने हैं। और लास्ट में एल्सिटाटोन, ये कुछ सिस्टमिक थेरेपी है, सिस्टमिक ऑरल ड्रग्स हैं, ऑरल ड्रग्स है जिनको अपन को देनी है, ठीक है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड करनी है, थेरेपी में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी जो टॉपिकल थेरेपी या फिर सिस्टमिक थेरेपी से काम नहीं बन रहा है, या फिर आपके उससे काम बिल्कुल जैसे बनना चाहिए, तो अब उसके लिए नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन को सर्जरी के पास जाना पड़ेगा, मतलब सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्जरी देखते हैं अपन, सर्जरी कौन कौन सी करा सकते हैं अपन। एक्सट्रेक्शन ऑफ कोमेडोन को निकलवा सकते हैं,
इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जब पैथोफिजियोलॉजी बताई थी तो उसमें भी आपको एक वीडियो में बताया था मैंने कि उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए थे, तो अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा सकते हैं। सुपरफिशियल पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये दे सकते हैं। फोटोथेरेपी करा सकते हैं, फोटोथेरेपी के अंदर अपन रेड और ब्लू लाइट यूज़ करते हैं नॉर्मली, फोटोथेरेपी करा सकते हैं। और फ्रैक्शनल लेजर ट्रीटमेंट अपन काफ़ी सुनते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, ब्यूटिशियन जो होते हैं काफ़ी लेजर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं अपन, ठीक है। सर्जरी में ये कुछ सर्जरी में कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सर्जरी, अपने टॉपिकल, सिस्टमिक और सर्जिकल। तो टॉपिकल अपने मेनली टॉपिकल काम आता है, उसके बाद में सिस्टमिक और सर्जिकल अपन लास्ट में सबसे जब पार नहीं पड़ी सिस्टमिक और टॉपिकल से तो सर्जिकल यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन दो चीज़ इंक्लूड करेंगे, प्रिवेंटिंग स्कारिंग, और जो आपके पेशेंट को एजुकेट करना है कि इसको घर पे किस तरीके से रहना है, अपने फेस की किस तरीके से केयर करनी है, या फिर अपनी जहाँ पे एक्ने वल्गेरिस हो रखा है उस तरीके उसकी किस तरीके से केयर करनी है। तो देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। पहले प्रिवेंटिंग स्कारिंग, प्रिवेंशन ऑफ द स्कारिंग इज अल्टीमेट गोल ऑफ थेरेपी। आपने जो प्रिवेंशन करना है, स्कार जो गड्ढे पड़ जाते हैं या फिर उभार से एट्रोपिक या फिर हाइपोट्रोफिक, जो मैंने आपको बताया था पैथोफिजियोलॉजी में, एट्रोपिक के गर्त या फिर गड्ढे से या फिर उभार सा बन रहा था, कैलोइड जिसको बोल रहे थे अपन, उस तरीके गड्ढे से नहीं पड़े, इसके अपन को स्कार नहीं पड़े, उसका प्रिवेंट करना है। द चांस ऑफ स्कारिंग इंक्रीज विद सीवियरिटी ऑफ द ग्रेड ऑफ एक्ने। जैसे कि सीवियर एक्ने है तो उसमें अपने जो स्कारिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जब सीवियर एक्ने होगा, सीवियर कंडीशन होगी एक्ने की, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एक्ने होने की। तो सीवियर एक्ने कौन कौन से कब हो सकते हैं, जैसे 25 से 50 से ऊपर जो अपने कॉमेडोन्स होते हैं, या ये अपने चेहरे पे या फिर अपने कहीं भी किसी भी एरिया में, या चेस्ट वाले, बैक शोल्डर एरिया, फोरहेड एरिया पे यदि इससे ज़्यादा कॉमेडोन्स या पेपिल या पिस्टुल अवेलेबल है तो वो कंडीशन होगी सीवियर, ठीक है। पेशेंट शुड बी वांट टू दैट डिसकंटिन्यूइंग दीज मेडिकेशन कैन लीड फॉर मोर फ्लेयरअप्स एंड इंक्रीज द चांस ऑफ डीप स्कारिंग। यदि अपन जो थेरेपी दे रहे हैं उनको अपन डिसकंटिन्यू करते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अगर अपन उसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्कारिंग होने के, ठीक है। एक्ने ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डीप स्कारिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अपन को ट्रीटमेंट है जो पूरा लेना है, उसको अपन को एजुकेट करना है पेशेंट को कि ट्रीटमेंट है जो पूरा ले। नेक्स्ट देखते हैं अपन एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर। In addition to instruction for taking prescribed medication, patients are instructed to face wash and the face and affected areas with mild soap or water twice each day, remove surface oil and prevent obstruction of the oil glands। तो अपन को क्या करना है, उसको एजुकेट करना है कि जो तू मेडिकेशन ले रहा है, थेरेपी ले रहा है, वो तो तेरे को लेनी है, और जो अपने जो फेस वाला एरिया या अफेक्टेड एरिया, चेस्ट वाला, बैक शोल्डर वाला, फोरहेड वाला, जो भी एरिया आपका अफेक्टेड है उस एरिया पे क्या करना है, अपन को माइल्ड सोप से अपन को उसको साफ करना है, ठीक है, एक दिन में 2 बार, ठीक है। तो और माइल्ड एब्रेसिव सोप्स एंड ड्राइंग एजेंट्स आर प्रेस्क्राइब टू एलिमिनेट द ऑयली फीलिंग दैट ट्रबल्स मेनी पेशेंट। कई बार क्या ऑयल फील करता है, अपन उसको हटाने के लिए अपन माइल्ड सोप ही यूज में ले। एट द सेम टाइम पेशेंट कॉशन द आउट टू अवॉइड एक्सेसिव एब्रेशन बिकॉज इट मेक एक्ने रोस्ट। कई बार क्या करते हैं अपन एक्सेसिव एब्रेशन मतलब घिसने ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब जोर से पहुँचते हैं कि ये ऑयल हट जाए, इसके लिए अपन पहुँचते जोर से, इससे ज़्यादा जोर से साफ नहीं करना, ज़्यादा जोर से रगड़ना नहीं है उसको, जिसके उससे क्या हो सकता है एक्ने की सीवियर कंडीशन बढ़ सकती है। तो इसलिए को अवॉइड करना है, ज़्यादा नॉर्मली हल्के से साफ कर लेना है, ज़्यादा जोर से नहीं घिसना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड ट्रोमा आर अवॉइडेड इंक्लूडिंग प्रोपिंग हैंड्स अगेंस्ट द फेस, मतलब कि घिसना नहीं है, ऐसे खुजालना नहीं है, ठीक है, रबिंग फेस नहीं करना, टाइट कॉलर वाली टाइट टी शर्ट वगैरह नहीं पहननी है, हेलमेट्स नहीं पहनना है। पेशेंट इंसेक्टेड अवॉइड मैनिपुलेशन, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स को कई बार अपन पिंपल्स क्या होता है अपन बीच के निकाल देते हैं, पर उनको बीच के निकालना नहीं, क्योंकि स्क्वीजिंग मेनली रोजन द प्रॉब्लम बिकॉज ए पोर्शन ऑफ द ब्लैक हेड पुश डाउन इनटू द स्किन विच मे कोज फॉलिकुलर रप्चर। जो अपन बीचते हैं ना, अपन ऐसे निकाल देते हैं, अरे हटाना ब्लैक हेड पिंपल है, इसको थोड़ी सी बीच के निकाल देते हैं, तो उसको बीचने से क्या होता है, जो अपना जो ब्लैक हेड था वो पुश अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कॉस्मेटिक, शेविंग क्रीम्स एंड लोशन कैन एग्रेट एक्ने, दिस सब्सटेंस बेस्ट अवॉइडेड अनलेस द पेशेंट एडवाइज अदरवाइज।
अब इसमें क्या होता है, कई बार अपन कॉस्मेटिक्स होते हैं, ऑयल यूर कॉस्मेटिक्स वगैरह ये होते हैं जो फीमेल्स या फिर मेल अपने जो वुमेन या मेल्स होते हैं जो कई बार यूज़ में लेते हैं चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनको अवॉइड करना है क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ऑयली होते हैं और वो अपने एक्ने को एडोलेसेंस युवावस्था में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनको यूज़ नहीं करना है इस दौरान, यदि आपके एक्ने हैं तो उनको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दो एक, और नीचे जो सब्सक्राइब का वो बटन आ रहा है उस सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए। और नई नई वीडियोस के लिए, और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। और यदि वीडियो पसंद आई है तो अभी कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।